हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी पेपर की जो टेस्ट सीरीज यूपीएससी हिंदी के द्वारा चलाई गई है तो उसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे ये टेस्ट नंबर 8 है जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सेकेंड पार्ट होगा टेस्ट का। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि मित पोषणीय झीलों यानी कि ओलिगोट्रॉपिक लेक्स के बारे में बोल रहा है। तो देखिए, ये जो लेक्स हैं, झीलें हैं, इनको उनकी प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है माइक्रोट्रॉपिक या फिर ओलिगोट्रॉपिक भी इसे बोलते हैं, दूसरा हो गया मीजोट्रॉपिक और तीसरा हो गया यूट्रॉपिक। तो मित पोषणीय यानी कि अल्प पोषणीय, जिसमें जो प्रोडक्टिविटी लेवल काफ़ी लो होती है, फिर मध्य पोषणीय जिसमें मीडियम लेवल पे होती है, फिर हो गया सुपोषणीय जो कि हाई लेवल पे प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोडक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि उसके अंदर जो झील है, जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो कितने ज़्यादा हैं, तो उस पे डिपेंड करेगा। ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे तो उसमें जो ग्रोथ होगी प्लांट्स की वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से प्रोडक्टिविटी उससे जो झील होगी तो उसको डिवाइड किया गया। तो इसमें ओलिगोट्रॉपिक जो है, तो अब इसके स्टेटमेंट देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इन झीलों की प्राथमिक उत्पादकता उच्च होती है। इन झीलों को की अधस्तल के जल में सामान्यतः ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, और फिर इन झीलों में प्रायः उच्च पेयजल गुणवत्ता होती है। लास्ट उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये बात कर रहा है ओलिगोट्रॉपिक, जिसमें न्यूट्रिएंट जो हैं काफ़ी कम होते हैं। देखिए, न्यूट्रिएंट्स कम होंगे अगर उसके अंदर तो आपको पता है उसके अंदर जो प्लांट ग्रोथ होगी वो सब चीज़ें काफ़ी कम होंगी। जब न्यूट्रिएंट ही नहीं होंगे तो प्लांट ग्रोथ नहीं होगी। और ये जो शैवाल होते हैं लेक्स में, जो आप देखेंगे कि आप कुछ कुछ लेक देखेंगे तो ग्रीन ग्रीन हो जाती है। तो क्यों होती है? उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, तो उसमें जो कि आपको सनलाइट मिलेगी यदि किसी भी उसको एक्वाटिक प्लांट को, तो वो ग्रो करेगा। ठीक, जब उसमें न्यूट्रिएंट ही नहीं होंगे तो वो ग्रो भी नहीं कर पाएंगे, तो पानी क्लियर होगा। तो अगर क्लियर पानी होगा तो वो पीने लायक होगा। ठीक है, और अगर क्लियर नहीं होगा तो वो पीने लायक नहीं होगा। तो ये बात डिपेंड करती है इसकी। जैसे ओलिगोट्रॉपिक हो गया, इसमें जब न्यूट्रिएंट की बहुत कमी होगी तो आप समझ गए कि उसका जो वाटर की क्वालिटी होगी वो काफ़ी हाई होगी। ठीक है, क्लियर पानी होगा, उसमें कोई भी अशुद्धियाँ नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये आंसर थर्ड ऑप्शन की बात कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बोल रहा है निम्नलिखित में से कारकों में से कौन सा शैवाल प्रस्फुटन की विकास को बढ़ावा देता है। यानी कि प्रस्फुटन यानी कि एल्गल ब्लूम। ठीक है, एल्गल ब्लूम जो है, इसको बढ़ावा देने में इसमें से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है? तो पहला बोला है फॉस्फोरस संवर्धन। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होता है वो एक तरह से बढ़ावा देता है, जो कि एल्गीज होती हैं। एल्गी आप जानते हैं कि आप ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, रेड एल्गी होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है, ये फास्फोरस नाइट्रोजन, ये जो मिनरल्स होते हैं उनके द्वारा ही। अब देखते होंगे जब कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड है, ठीक है, एग्रीकल्चर में आप यूरिया का इस्तेमाल होता है और भी अलग सी जो है फर्टिलाइजर उनका इस्तेमाल होता है। तो आप उन जब बारिश होती है तो आसपास का कोई भी यदि लेक है, कोई पॉन्ड है, रिवर है, तो बारिश में जो खेतों से पानी बहकर इन सब एरियाज में जाता है, तो जो फर्टिलाइजर में जो भी मिनरल्स थे वो सारे जाएंगे उस वाटर बॉडी में, और वाटर बॉडी जो है एक तरह से पॉल्यूट होगी। पॉल्यूट कैसे होगी कि उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस की अशुद्धियाँ उसमें चली गई, और फिर वो एक तरह से बढ़ावा देंगी वहाँ पर जो एक्वाटिक प्लांट है उनको ज़रूरत है। तो जब एक्वाटिक प्लांट को मिलेगा तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, वो नेचुरल तरीके से नहीं ग्रो करेंगे, अलग से उनको चीज़ें मिले तो एकदम से वो ग्रो करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, आप जाना जब बहुत ही ज़्यादा प्लांट उसमें हो जाएगा तो सनलाइट जो है वो अंदर तक नहीं जा पाएगी। तो उसमें जो नीचे के प्लांट होंगे और बाकी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो मछली हो गई, वो हो गई, तो उनके लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होती है एल्गल ब्लूम की।
तो पहला जो है ये तो बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा बोला है वार्म क्लाइमेट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ठंडे में जो क्लाइमेट होते हैं वहाँ पे तो अ, जो है इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। फिर थर्ड बोला है उच्च प्रकाश तीव्रता की दीर्घावधि, यानी कि हाई लाइट इंटेंसिटी फॉर लॉन्ग पीरियड। देखिए लॉन्ग पीरियड के लिए आपको हाई अगर रहेगी लाइट तो आप जान रहे हैं कि अच्छा नहीं होता है, पेड़ों के लिए भी अगर नहीं अच्छा होता है। अगर ज़्यादा समय तक लाइट रहेगी तो वो उनको फ़ायदे की बजाय नुकसान कराएगी, तो ये तो थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। तो आप तीसरा अगर एलिमिनेट करेंगे तो आपको पहला दूसरा तो कंफर्म था, तो इसका आंसर मिल जाएगा ए। और लास्ट बोला है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। थर्मल जो भी कोई भी वाटर बॉडी होती है उसकी अलग अलग लेयर्स का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो नीचे जाते जाते घटता है, क्योंकि ऊपर से आपको पता है सनरेज मिल रही हैं, तो उसकी जो टेम्परेचर वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो रहा है उस वाटर बॉडी के द्वारा। तो ये इस तरह से काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1, 2 एंड 4। ठीक, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन प्रथुतापी और तनुतापी जीवों के लिए सामान्य अंतर के संदर्भ में सही है। तो ये बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन यूथर्मिया और स्टेनोथर्मिया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट इसका कह रहा है कि जो पृथ्वीतापी यानी कि यूथर्मिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दे कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वाइल ये जो स्टेनोथर्मल जो होता है वो नहीं करते। ठीक है, इसमें से हम लोग को सही स्टेटमेंट जो है चुनना है। तो जो ये पहला स्टेटमेंट है, ये जो बोला प्रतापी जीव का तापमानों का व्यापक परास सहन, मतलब कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब हो गया कि काफ़ी अगर टेम्परेचर लो भी हो और यदि कम टेम्परेचर काफ़ी हाई हो तो ये जो रेंज होती है ना वो लंबी होती है। ठीक, और फिर बोला है कि दूसरा पृथ्वी का अधिकांश जीव तनुतापी यानी कि स्टेनोथर्मल होते हैं, स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखिए दोनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही हैं। ठीक, ये बात कर रहा है जो पहले क्या कहते हैं यूथर्मिक ऑर्गेनिज्म की, तो ये सिंपल सी बात होती है ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि काफ़ी वाइड रेंज को जो टेम्परेचर है उसको सहन कर सके, तो आ जाएंगे यूथर्मिया में। और स्टेनोथर्मिया स्टेनोथर्मल हो गया जो कि बहुत ही कम रेंज, जैसे आप देखते होंगे इसका यदि एग्जांपल दिया जाए तो स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए। आप देखते हैं कि हमारे घर में छिपकलियां आपको गर्मी में मिलती हैं लेकिन ठंड में नहीं मिलती, ठंड में गायब हो जाती हैं, जाके हाइबरनेट हो जाती हैं, अपना जो है लो टेम्परेचर वो नहीं टॉलरेट कर पाती हैं। ठीक, तो उनकी बॉडी उस तरह से नहीं अडॉप्ट होती है। मेनली जितने भी रेप्टाइल देखेंगे तो वो आते हैं स्टेनोथर्मिया ही रीजन में ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जो टेम्परेचर का एक्सट्रीम है और उसको जो है नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो गया बोथ 1 एंड 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बोला है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन से समुद्री शैवालों के उपयोग हैं, यानी कि सीवीड। सीवीड आप जानते हैं जो प्लांट की तरह एक जो लंबे लंबे पानी में उगते हैं, सीवीड। ठीक है, पानी में जो पाई जाती है शैवाल, समुद्री शैवाल। तो पहला इसका बोला है प्रदाहनाशी और प्रति सूक्ष्म जीवी में, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट। फिर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। हाँ जी, फिर लास्ट सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में प्रभावी बंधनकारी यानी कि बाइंडिंग एजेंट। बाइंडिंग एजेंट क्या होता है आप देखते होंगे कि मतलब बाइंडिंग एजेंट ऐसी चीज़ है कि आपके फ्रेंड सर्कल देख लीजिए, 5 लोगों का फ्रेंड सर्कल है, उसमें से 2 होंगे ऐसे कि आपस में मारकाट करने के लिए हर वक्त तैयार है, उसमें से 2 होंगे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें एक ना एक तो ऐसा होता है जो उस पांचों को बांध के रखता है। ठीक, तो वो होता है बाइंडिंग एजेंट।
उस फ्रेंड सर्कल का। तो ऐसे ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में बाइंडिंग एजेंट का काम करता है कि कुछ ऐसी मटेरियल होते हैं जो आप एक दूसरे से बाइंड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, उसको एक साथ रोकने का काम करता है ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। तो ये हो गया। तीसरा तो बिल्कुल सही है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। शीट मास्क अगर आप जानते होंगे, लड़कियां खासतौर पे जानती होंगी, सीवीड से बने आते हैं। बहुत सारी कॉस्मेटिक चीज़ होती है, क्योंकि इसके काफ़ी जो है कहा जाता है पॉजिटिव जो है चीज़ें होती हैं इसको यूज़ करने पे। और जो सेकेंड बोला रीन्यूएबल एनर्जी, तो आप जानते होंगे एथेनॉल प्रोडक्शन। एथेनॉल पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है सब जगह पे। हमारे जो गवर्नमेंट है, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, ठीक है, जो हमारा पेट्रोलियम है उसके साथ ब्लेंड करके एथेनॉल को यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी हमारा क्या कहते हैं पेट्रोल है, डीजल है, उनकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है एथेनॉल का यूज़ करने में। तो जो एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है वो सीवीड के द्वारा भी किया जाता है। और फिर पहला हो गया एंटी इन्फ्लेमेशन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तो होता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। तो बहुत बढ़िया। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो कि बात कर रहा है विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकल सक्सेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, यह वह प्रक्रिया है जो ऐसे क्षेत्रों से आरंभ होती है जहां कोई सजीव नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अनुक्रमकीय क्रमों के चरणों में जैव भार के साथ साथ प्रजातियों की विविधता में वृद्धि होती है, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस that start in an area where no living organism exists. Second, in successive serial stage, there is an increase in biomass as well as the diversity of species. हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, सक्सेशन क्या होता है? अनुक्रमण की मतलब एक के बाद एक सिचुएशन आ रही है, एक के बाद एक स्टेज आ रही है, स्टेज चेंज हो रही है। कि ये स्टार्ट कैसे होती है कि मान ली पहले एक बेयर रॉक, यानी कि एक पत्थर, ये देख लीजिए ऐसी कोई जगह पे जहाँ पे सिर्फ पत्थर हुआ करता था, कुछ नहीं होता था। धीरे धीरे वहां पे छोटे छोटे प्लांट आए, काई आई, शैवाल आए, ठीक है। फिर उससे बड़े बड़े प्लांट जो है घास उस पर उगनी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद उस पर पेड़ आने लगे। फिर पेड़ के साथ उस पर ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे मान लो चिड़िया आके रहने लगी। फिर उसके बाद वहां पे रेप्टाइल आने लग गए। तो ये जो है सीरीज स्टेप बाय स्टेप, तो ये होता है अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। स्टेज से स्टार्ट होता है जहाँ पे कोई भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। और फिर इन सक्सेसिव सीरियल स्टेज देयर इज एन इंक्रीज इन बायोमास एज वेल एज डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे नया नया जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डाइवर्सिटी बढ़ेगी, और साथ ही साथ बायोमास यानी कि जो भी क्वांटिटी है, जो भी चीज़ों की, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, तो वो बढ़ेगा समय के साथ। बिल्कुल सही बात। तो इसके आंसर हो जाएंगे बोथ 1 एंड 2। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो कि बात कर रहा है एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आप जानते हैं ये 2016 में आया था। तो उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बोला है, इसमें से कौन से स्टेटमेंट हमें सही बताने हैं, ठीक है। तो पहला, ये नियम केवल नगर पालिका क्षेत्रों और शहरी संकुलों पर लागू होते हैं। देखिए, ये तो गलत है, क्योंकि पहले जब इसे ये जो SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 था, इससे जस्ट पहले जो एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई भी अगर रूल देखा जाए तो वो था म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, सॉलिड वेस्ट रूल 2000 में आया था। ओके, तो ये बात रही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल की, जो सिर्फ और सिर्फ म्यूनसिपैलिटी और इन सब रीजन पे जो है ध्यान देता था। लेकिन इसमें जब 2016 में इसको अमेंड किया गया, तो ये म्यूनसिपैलिटी के साथ साथ और भी जो जैसे नए नए टाउन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप हो गया, रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट हो गया, एयरबेस हो गया, पोर्ट, हार्बर, डिफेंस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर वही दूसरे स्टेटमेंट पे आएंगे, तो बोला है नए नियमों के अनुसार भूमि भराव स्थल नदी से 5 किलोमीटर दूरी होगा, ठीक है। तो एज पर द न्यू रूल द लैंडफिल साइट शैल बी 5 किलोमीटर अवे। देखिए, अगर दूरी की बात किया जाए तो
सबके लिए अलग अलग है। यदि रिवर की बात करें तो रिवर से 100 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ना कि 5 किलोमीटर का। और यदि कोई पॉन्ड हो, ठीक है, तो पॉन्ड से 200 मीटर होना चाहिए। लैंडफिल आप जानते हैं, जहाँ पे आप जानते हैं कूड़े का पहाड़ बनाया जाता है। हमारे दिल्ली के आउटर टाउन में आपने एक बार देखा था, बड़ा न्यूज में रहा है, कूड़े का पहाड़ मिलता है। आप भी जहाँ पे रहते हो आसपास होता है, एक जगह होती है जहाँ पे डंपिंग साइट होती है, जहाँ पे पूरा रीजन का कूड़ा आता है, तो उसे लैंडफिल कहते हैं। और यदि ये कोई हाईवे है, कोई सेटलमेंट है, और कोई पब्लिक पार्क या वाटर सप्लाई है, तो उनसे 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। और फिर सबसे लास्ट, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट या एयरबेस, उससे कम से कम 20 किलोमीटर दूर होना चाहिए। ठीक है, अभी बताइए 20 किलोमीटर क्यों दूर होना चाहिए? क्योंकि बाकी सबसे तो आसपास रखवा दे रहा है कि नदी के भी 100 मीटर, पौंड के 200 मीटर, बाकी सब जो रीजन है उनके जो है 500 मीटर पे हो गया, लेकिन एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर। तो आप इसका मेरे को आइडिया बताइएगा, आपको बस सोच के बताना है क्या है इसका कारण। तो थर्ड बोला है, अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले अपशिष्ट संग्राहक को उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसका निर्धारण स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। यानी कि जनरेटर विल हैव टू पे यूजर फी टू वेस्ट कलेक्टर विच विल बी डिसाइडेड बाय द लोकल बॉडीज। हाँ जी, देखिए, जो भी जनरेट करेगा, मतलब जो कि उत्पादन कर रहा है किसका, वेस्ट का, उसी का काम होगा उसको कलेक्ट करना, अदरवाइज उसको यूजर फी देना पड़ेगा। तो ये तो प्रोविजन था इसका। तो ये तीसरा स्टेटमेंट हमको सही पूछ रहा था, तो आई थिंक यही सही होगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। फिर लास्ट बोल रहा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना की समय सीमा और इस कार्यान्वयन के साथ साथ तैयार किया जाता है। तो ये सीपीसीबी की बात कर रहा है कि प्रिपेयर करता है ऐसा जो प्लान है। तो देखिए, सीपीसीबी नहीं, लोकल म्यूनसिपैलिटी या फिर पंचायत होती है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है इस प्लान को। तो इसका आंसर हो गया सी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोला है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, उनकी पोजीशन से रिलेटेड स्टेटमेंट है, तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट बोला है, यह वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, यानी कि इट इज अ स्टैट्यूटरी पोजीशन क्रिएटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, बिल्कुल सही बात। फिर दूसरा बोला है, राज्य के प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए, प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए नामित एक मुख्य वन्य जीव वार्डन होना चाहिए। देखिए, प्रत्येक प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि ईच प्रोटेक्टेड एरिया के लिए नहीं होता, बल्कि पूरी स्टेट के लिए होता है। ठीक है, ये जो इसमें स्टेटमेंट है दूसरा वाला, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये बोला है ईच प्रोटेक्टेड एरिया, तो ईच प्रोटेक्टेड एरिया के नहीं होता है, बल्कि पूरी स्टेट में एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, जो कि पूरी स्टेट को गवर्न करता है, जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। राइट, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा और पहला तो सही था। फिर हमको ये दोनों बचे इसमें देखना है। तो नेक्स्ट बोला है, वह अपने क्षेत्राधिकारी के में अनुसूची वन में शामिल पशु का शिकार करने की अनुमति दे सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। देखिए, क्या होता है, शेड्यूल वन में बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ की इकोलॉजी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है उस रीजन में कि फूड रिसोर्सेज में क्रंचेस आ गए हैं, या फिर एक की ये होता नहीं कि मान लीजिए अगर शेर की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई वहाँ पे, जो उनकी प्रे हैं, जो कि हिरन हो गया, वो सब वो है ही नहीं, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा पूरे के पूरे सिस्टम को। तो ऐसी सिचुएशन में इन्हीं के पास परमिट होता है कि आप हंटिंग के लिए परमिट कर सकते हैं किसी भी एनिमल को, यदि वो शेड्यूल वन के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, और हो सकता है कभी कभी आप जानते हैं कि वहाँ पे गिर नेशनल फॉरेस्ट में ये जो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस था, आपको पता होगा, करीब 3 साल पहले की न्यूज़ है, वो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो टाइगर्स थे उनमें दिक्कत कर रहा था। तो ऐसी भी सिचुएशन में डिजीज या हैंडीकैप्ड कोई भी एनिमल है, तो उसको आप जो है डेंजर अगर वाइल्ड लाइफ के लिए कर सकते हो, अनुमति दे सकते हो हंटिंग की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ओके, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के संदर्भ में, यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोला है कि यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक, फिर नेक्स्ट बोल रहा है यह केवल बंधुआ पशुओं के कल्याण की आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए करने वाला भारत का अंतिम प्राधिकरण है, यानी कि इट्स एन अल्टीमेट अथॉरिटी। किसके लिए? कैप्टिव एनिमल के लिए बात कर रहा है। देखिए, कैप्टिव एनिमल के लिए तो ये नहीं है। तो देखिए, ये पहला जो स्टेटमेंट है जो बोला मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, तो ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यदि AWBI की बात करा जाए तो ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और ये जो दूसरा भी बोला है कि सिर्फ और सिर्फ कैप्टिव एनिमल के लिए, तो ऐसा नहीं है कि कैप्टिव एनिमल के लिए ही नहीं, बल्कि बाकी भी जो नॉर्मल एनिमल्स हैं उनके लिए भी, जो चाहे स्ट्रेट डॉग्स हो गए या फिर जितने भी एनिमल हैं। अब आपने सुना होगा जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट है 1960 का। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1962 में, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ से भी रिलेटेड हो सकते हैं। कैप्टिविटी का मतलब हो गया कि उनको रखा गया है किसी जू में, या फिर उनको जो है सर्विलेंस में रखा गया है, तो ऐसे एनिमल। तो इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, इससे रिलेटेड एक नाम आप याद रखिएगा, रुक्मिणी देवी अरुणडेल। आपने इनका नाम सुना होगा। उन्होंने मेन लीडिंग रोल जो है लिया था इसको इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 34 जो बोल रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के इज कॉम्पिटेंट टू हियर मैटर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, NGT की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात करें, तो ये किस एक्ट्स के अंतर्गत जो है केसेस को सुन सकता है। तो ट्राइब्यूनल का काम क्या होता है? इसका मेनली ये काम होता है कि कोई भी केसेस जो है, आप डायरेक्टली कोर्ट में जाने की बजाय ट्राइब्यूनल गठित कर दिए जाते हैं कि आप पहले ट्राइब्यूनल में जाइए, तो ताकि कोर्ट बर्डन भी कम हो सके। लेकिन ऐसा तो हो तो रहा नहीं है, बट स्टिल ये एक काफ़ी अच्छा तरीका है जिससे फास्ट ट्रैक जो है सिस्टम जस्टिस का किया जा सकता है। तो ये ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या करता है? जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको देखता है। तो इसमें कौन कौन से एक्ट से रिलेटेड इनके पास अधिकार है? तो पहला बोला है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। देखिए, एकदम आप बस इतना याद रखिएगा ना, NGT जो है एक ये वाला एक्ट कभी नहीं आता है इसके अंतर्गत। ठीक, तो पहला जैसे ही रिमूव होगा आपको आंसर मिल जाएगा 2 और 3। और साथ ही साथ इसका नेक्स्ट जो बोला है ये वन अधिकार अधिनियम, यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट। देखिए, ये आप फॉरेस्ट राइट एक्ट जानते हैं, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005 के अंतर्गत ये आता है। तो इससे ये जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के जो है राइट्स के लिए होता है कि उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर, ये सब जो राइट्स हैं उनके लिए होता है। तो ये इनके नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास कोई हक नहीं है इसको जो है सुनवाई करने का ऐसे मैटर्स पे। तो बाकी जितने भी एक्ट होंगे, चाहे वो वाटर एक्ट हो या फिर वाटर एक्ट जो 74 का है, 1974 का है, फिर फॉरेस्ट एक्ट 1980 का हो गया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक, चाहे कि एयर एक्ट हो गया 1981, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। ठीक, या आप रट्टा मार लो। तो इसका आंसर हमें मिल गया बी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बात कर रहा है हरित ऊर्जा गलियारा, यानी कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट इसमें से क्या है। तो ग्रीन एनर्जी जो है प्रोजेक्ट कॉरिडोर है, आप जानते हैं ये एक रिन्यूएबल एनर्जी और जो कन्वेंशनल एनर्जी है उसका एक मिला जुला टाइप का परियोजना है। तो इसका जो पहला स्टेप ने बोला, भारत में
समर्पित माल भाड़ा गलियारों में विद्युतीकरण को, नो, गलत। दूसरा, केवल हरित ऊर्जा का उपयोग करके औद्योगिक गलियारों का विकास करना, पारंपरिक पावर ग्रिड के साथ नवीनीकरण विद्युत की तुल्यता को। हाँ जी, देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी और कन्वेंशनल जो एनर्जी है, पावर ग्रिड है, उनको एक साथ सिंक्रोनाइज करना। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। वही लास्ट बोल रहा है कि वेस्टलैंड पर हरित ऊर्जा, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसको अप्रूव किया गया था करीब 2015-16 में। इसका मेन काम ये था कि जो भी हमारी नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होती हैं, उनके साथ जो रीन्यूएबल एनर्जी, चाहे कि वो सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, तो उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो उनको एक ही ग्रिड में कनेक्ट करके उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। ठीक है, और ये मेनली 8 स्टेट्स में जो है किया जा रहा है, जो कि तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इसमें से, निम्नलिखित में से आयनकारी विकिरण माना जाता है। आयनकारी मतलब कि आयनाइज्ड रेडिएशन। तो आयनाइज्ड रेडिएशन की यदि बात की जाए, तो आप, आयनाइज्ड रेडिएशन ऐसे रेडिएशन होते हैं कि कोई भी ऐसा रेडिएशन जिससे, जो काफ़ी हाई एनर्जी के हों और इनकी हाई वेवलेंथ हो, ठीक है, जिसकी वजह से वो आसपास के जो भी चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ उनके सराउंडिंग में है, कोई भी एलिमेंट है, तो उनको आयनाइज्ड कर देते हैं। उनमें जो है मतलब कि उनको एक क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये मेनली कौन कौन से होते हैं? एक्सरे तो हमारा होता ही है, इसलिए आप जानते हैं जब भी आप एक्सरे कराने जाते होंगे तो वहाँ पे वो काफ़ी प्रिकॉशन उनको लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो आयनाइज्ड रेडिएशन होता है, जो कि हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। और साथ ही साथ आप जानते हैं रेडियो एक्टिविटी जो होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उनमें से भी आयनाइज्ड रेडिएशन निकलता है। तो इसके अलावा और क्या क्या होता है? आप जानते हैं अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन। ये सारे रेडिएशन जो हैं ये आते हैं आयनाइज्ड रेडिएशन। तो बस इतना ही याद रखिए। बाकी उसके अलावा जितने भी रेडिएशन होते हैं, आप जो देखते होंगे लाइट स्पेक्ट्रम में, कि आपका इंफ्रारेड हो गया, विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया, लेजर हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गया, ये सारे के सारे नॉन आयनाइज्ड हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी लो होती है। जब लो फ्रीक्वेंसी होगी या फिर लो फ्रीक्वेंसी माने कि हाई वेवलेंथ होगी, तो ऐसे कंडीशन में उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है उनकी वेव्स में कि वो आसपास के किसी भी एलिमेंट को आयनाइज्ड कर पाए। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? P1 and 2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोला है भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्म इन इंडिया, EIA नॉर्म। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, देखिए ये होता क्या है, आपको पता होगा। एनवायरमेंट, कोई भी अगर प्रोजेक्ट होता है, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आता है किसी भी रीजन में, तो इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कि कुछ होते हैं जिनमें सेंट्रल की परमिशन लेनी होती है, जो कि कैटेगरी ए में आते हैं। फिर दूसरे होते हैं जिसमें सेंटर की नहीं, स्टेट की लेनी होती है, तो कैटेगरी बी में आते हैं। तो ये परमिशन क्यों लेनी होती है कि कोई भी अगर हैवी इंडस्ट्री या फिर कोई भी चीज़ें ऐसी जो है सेटअप की जा रही हैं, तो वो उस आसपास के रीजन में कितनी दिक्कत कर सकती है, वहाँ पे जो लोग हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना पॉल्यूशन करेगी, वहाँ के जो रिवर्स हैं, इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, उन पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें प्रोस कॉन्स चेक करता है EIA, फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट का अप्रूवल होता है। ठीक, तो ये बात होगी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की। तो पहला स्टेटमेंट जो बोला है, यह पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अनुसूचित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। दे आर नोटिफाइड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फिर नेक्स्ट, सभी विकासात्मक परियोजनाओं के लिए संबंधित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ
मूल्यांकन समिति के पूर्व अनुवीक्षण की आवश्यकता होती है, यानी कि स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। देखिए यहीं पे एक खेला खेल गया। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें वो स्टेट का जो है अप्रेजल चाहिए होता है, कुछ में होता है सेंटर का। तो मैंने बताया दो कैटेगरी में डिवाइड किया, कैटेगरी ए एंड बी। ओके, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा और हम सेकेंड स्टेटमेंट जैसे ही रॉन्ग करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें आंसर हमें मिल गया ए। हाँ जी, तो इसका दूसरा जो स्टेटमेंट है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड भी स्टेटमेंट देख लेते हैं जो बोल रहा है कि इस नियम के अंतर्गत सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रभावित क्षेत्र में कम से कम 10% आबादी से लिखित सहमति। तो देखिए ऐसा कुछ भी प्रोविजन इसमें नहीं है। हाँ, वहाँ पे कंसल्टेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कंसल्टेशन किया जाता है लोगों से, लेकिन उसमें जो पर्टिकुलर ये दिया हुआ है कि इतने लोगों का, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं जो कि बात कर रहा है CDM यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मिशन मैकेनिज्म। ओके, तो इसका पहला ये जो बोला है, केंद्र सरकार ने क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में, आपको पता है जहां भी क्योटो प्रोटोकॉल आएगा CDM आएगा। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण और सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वच्छ विकास तंत्र यानी कि CDM प्राधिकरण का गठन किया है। इसका प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए ये बोल रहा है कि जो चेयरपर्सन कौन होता है नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का। आपको पता है ये जो क्या कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल था, उसके अंतर्गत एक हर एक जो है कंट्रीज जो भी इसमें जिन्होंने साइन किया था, सिग्नेटरी थी क्योटो प्रोटोकॉल की, तो उनको एक अपनी कंट्री में एक मैकेनिज्म जो है एक बनाना है जिसे कि NCDM कहते हैं। तो ये नेशनल जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है कि किस तरह से वो अपने जो भी रीजन में है मतलब जो भी कंट्री है वो अपनी किस तरह से क्वालिटी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, तो वो एक प्रोसीजर बताना था। तो ये हमारे इंडिया का जो है इसको हेड करते हैं, सेक्रेटरी होते हैं जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के जो सेक्रेटरी पद पे जो भी होंगे, तो उनका काम होगा इसको हेड करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हानिकारक अपशिष्ट यानी कि हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंधित निम्नलिखित अभिसमयों पर विचार कीजिए। बेसल अभिसमय, रोटरडैम अभिसमय यानी कि कन्वेंशन, स्टॉकहोम स्थायी कार्बनिक प्रदूषण अभिसमय यानी कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो हमें बताना है इसमें से कौन से जो है डील करते हैं हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट से। तो आपको पता है ये सारे के सारे जो हैं ये इसी पे बेस्ड है, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे अगर बेसल की बात करें जो कि 1992 में आया था फोर्स में, तो इसका काम था कि मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। तो मतलब अगर एक कंट्री से एक ट्रांस बाउंड्री माने कि किसी एक कंट्री की बाउंड्री से दूसरी कंट्री की बाउंड्री के अंतर्गत यदि कोई भी हजार्डस वेस्ट जो कि बहुत ही हानिकारक हो, ऐसा कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, तो उसको कैसे डिस्पोज करना है, उसको कैसे जो है मूवमेंट करना है, तो उस पर था ये। ठीक है, ये बेसल की बात हुई 1992 में। फिर हो गया स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम आपको पता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को एलिमिनेट करना है, ये रेटिफाई किया गया था 2006 में। ठीक है, और फिर रोटरडैम कन्वेंशन की बात करें, रोटरडैम कन्वेंशन भी इसी पे है कि कंसेंट प्रोसीजर, अगर कोई भी केमिकल जो है हार्मफुल केमिकल है या पेस्टिसाइड है उसका अगर ट्रेड किया जा रहा है तो उसको किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो उस पर बेस्ड था रोटरडैम। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। तो अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो बोल रहा है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से किन उपकरणों और उपस्करों को अनिवार्य रूप से लेबलिंग के लिए सम्मिलित किया गया है? तो ये बात कर रहा है बी,
बी जो है आपका वाला बी नहीं जो जिससे आपको शहद मिलता है, ये बी है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। देखिए, ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट हमारा 2000 आई थिंक 1 का है, हाँ। तो उसके अंतर्गत इसको बनाया गया था। तो इसका क्या क्या होता है कि आप देखते होंगे आपके घर में फ्रिज आया होगा, ठीक है, आपने खरीदा होगा तो आपके घर में आया होगा तो आपने लोगों ने देखा होगा कि भाई हमारा फ्रिज जो है ना 5 स्टार है, हमारा जो फ्रिज हो गया, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें स्टार लेवलिंग की जाती है कि 5 स्टार है, या 3 स्टार है, 4 स्टार है। तो उनसे आपको पता क्या चलता है? उससे ये पता चलता है कि वो कितनी एनर्जी जो है कंजम्पशन उसका हो रहा है कि आप यदि कोई चीज़ अपने घर में ला रहे हैं तो एक साल में कितनी यूनिट आपकी जो चीज़ें हैं, मतलब कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट मतलब यूज़ करेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि हम जो कंज्यूमर हैं उनको सारी अवेयरनेस होनी चाहिए। हर कोई तो हम इतना नहीं होता है कि आपको बता दिया कि इतने वॉट का है तो आप इतने साल में काउंट करके ये सब करने लग गए हैं। तो सिंपली एक कंज्यूमर जो है अवेयर रहे, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा ना हो, चाहे वो काफ़ी पढ़ा लिखा हो, तो सबको एक प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए वो क्या चीज़ें खरीद रहे हैं, उनका प्रोडक्ट जो है कितना एफिशिएंट है इन सब की। तो स्टार लेवलिंग की जाती है। अगर 5 स्टार है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, 4 स्टार है तो थोड़ा कम है, तो इस हिसाब से आपको पता होगा। तो अब उसमें से जो बी का प्रोविज़न है इसमें से कुछ प्रोडक्ट जो है जिन पे कंपल्सरी होती है, कंपल्सरी की मतलब उस पे अनिवार्य है कि होना ही है लेबलिंग, और कुछ होते हैं वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब हो गया कि कंपनी का मन हो तो डाले, मन हो तो ना डाले, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब अगर कंपल्सरी की बात करें तो कंपल्सरी में आ गया जैसे कि रेफ्रिजरेटर जो कि फ्रॉस्ट फ्री जिसमें आपका वो जो होता है फ्रीजर में क्या कहते हैं, बर्फ़ जम जाती है ना, तो कुछ ऐसे फ्रिज होते हैं जिनमें नहीं जमती है तो वो होते हैं फ्रॉस्ट फ्री फ्रीजर रेफ्रिजरेटर, तो उनमें जो है मैंडेटरी होता है। फिर ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है, इसमें भी मैंडेटरी होता है, ये हमको आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हो गया कलर टीवी हो गया, रूम एसी हो गया, एयर कंडीशनर, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर हो गया, फिर रूम एसी हो गया, और फिर इलेक्ट्रिक गीज़र हो गया, एलईडी लैम्प हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं कंपल्सरी। फिर यदि वॉलेंटरी की बात करें तो वॉलेंटरी देखिए, आप देखेंगे ना जैसे एलईडी लैम्प है, रंगीन टीवी है, ये तो इतना नहीं, लेकिन ज़्यादा ये सब चीज़ें जो रेगुलर यूज़ में होती है ना उन पे कंपल्सरी दिया जाता है कि जिनको आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो। रेगुलरली इन द सेंस कि लगातार उसका यूज़ है, जैसे रेफ्रिजरेटर है वो आप चला ही रहो, सब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात होगी, तो उन पे हो गया, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नहीं इस पे वो होना है, लेकिन आपको मैं एक आइडिया दे रही हूँ मोस्टली इन्हीं सब चीज़ों पे। तब फिर वही यदि कुछ वॉलेंटरी की बात करें, वॉलेंटरी लेबलिंग किस किस पे होता है, तो वॉशिंग मशीन हो गया, एलपीजी स्टोव हो गया, पंप हो गया, पंप सेट होता है, फिर कंप्यूटर हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास डिवाइस है, चाहे वो नोटबुक हो, लैपटॉप हो, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, माइक्रोवेव ओवन, डीप फ्रीजर, ठीक है, सोलर वाटर हीटर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका, और सॉलिड स्टेट इन्वर्टर याद रखिएगा, तो इन सब पे वॉलेंटरी है। तो ये दोनों चीज़ें वॉलेंटरी पे आ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक की एक बात कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इट इज़ अ फ्लैगशिप इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल असेसमेंट पब्लिश्ड बाय, तो आपको पता है ये यूएनईपी निकालती है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ठीक है। ये 1997 से इसको पब्लिश किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूएनईपी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, यानी कि जैव विविधता अधिनियम 2002, तो सभी स्थानीय निकायों के लिए जैव विविधता प्रबंधन समिति स्थापित करना अनिवार्य बनता है, ठीक है। तो इस संदर्भ में जैव विविधता प्रबंधन समितियां यानी कि बीएमसी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी
कि उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से कौन से हैं। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि जैव विविधता का प्रलेखन यानी कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ये जो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी है वो डॉक्यूमेंटेशन करता है किसी भी रीजन में कितनी डाइवर्सिटी है, क्या है। फिर सेकंड हो गया प्रिजर्वेशन ऑफ हैबिटेट, पर्यावरण का संरक्षण, नॉर्मल सी बात है। फिर नेक्स्ट अप्रूवल ऑफ बायो यूटिलाइजेशन ऑफ एनी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि इनको नहीं दी जाती है, किसको, बीएमसी को। ये आती है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसके अंतर्गत जो है अप्रूवल दिया जाता है, ना कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो इसका आंसर हो जाएगा A1 and 2। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है SICOM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, सिकॉम। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। इसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है SICOM एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन यानी कि ICZM यानी कि इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इज द नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ऑफ ICZM प्रोजेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने बताने वाला नहीं है। तो फिर नेक्स्ट बोला है यहाँ उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकी सक्षम परिवर्तन के माध्यम से CRZ में उल्लेख की जांच करता है, बिल्कुल सही बात। फिर नेक्स्ट, इसकी स्थापना पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के तत्वाधान में की गई है, बिल्कुल करेक्ट। 1, 2 and 3। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बोल रहा है संकटपूर्ण वन्य जीव आवासों को वन अधिकारी की मान्यता के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है यानी कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट आर नोटिफाइड अंडर द रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, जो हमारा जो रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए होता है, तो इसका पहला स्टेटमेंट बोला है कि यह जो है संकटपूर्ण वन्य जीव आवासों को ऐसे किसी भी वनाच्छादित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें केवल संकटापन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी कि ये जो है सिर्फ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज जिसमें पाई जाती हैं। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज डिफाइंड, उसको डिफाइंड मतलब उसे कहा जाता है फॉरेस्ट का वो एरिया, बिल्कुल सही बात है। ये जो एक्ट है ये 2006 का एक्ट है, आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय संकटपूर्ण वन्य जीव आवासों पर का निर्धारण और पहचान करती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है डिटरमाइन करती है कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कौन सा है। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर हो गया बोथ 1 and 2। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोला है महासागरीय ये निम्नलिखित में से कौन सा जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में वर्णित विशेष पादप नहीं है। देखिए, ये जो 1972 का जो ये क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो इसकी जो 6th शेड्यूल है उसमें प्लांट्स को रखा गया है। ठीक है, कुछ स्पेशल प्लांट्स को। तो इसमें कौन कौन से प्लांट इसमें बोला है कि नहीं है? तो पहला ब्लू वेंडा, छटपर्णीय, लेडीज स्लीपर ऑर्किड, फिर लैंटाना कामरा। देखिए, ये जो लैंटाना कामरा है ना, ये आपको अपने अगर इसको पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, ये इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है। इन्वेजिव स्पीसीज आप जानते हैं कोई भी ऐसी स्पीसीज जो कहीं बाहर किसी रीजन में, मान लीजिए आप इन्वेजिव स्पीसीज का क्या होता है कि कोई ऐसा प्रॉपर इकोसिस्टम कोई चल रहा है, कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ पे आराम से अपना सारे जीव जंतु रह रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा आ गया, मान लीजिए कोई इसमें डायनासोर था। अब वो डायनासोर पहले तो मान लीजिए अभी आ गया डायनासोर वहाँ पे आ गया, और डायनासोर जब वहाँ पे आया है तो वहाँ पे आराम से खरगोश रह रहा था, वहाँ पे चूहा रह रहा था, अलग अलग जीव जंतु रह रहे थे, आराम से सुकून से रह रहे थे। ठीक है, अब डायनासोर आ गया, उसका वो क्या करेगा, वहाँ का पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देगा। कैसे डिस्टर्ब कर देगा? वहाँ पे कोई भी जानवर नहीं है जो उसकी जो पॉपुलेशन है डायनासोर की उनको कंट्रोल कर पाए। क्यों?
क्योंकि वो तो बिल्कुल नई जगह से आया है, और हो सकता है वो इतना स्ट्रांग हो कि वहाँ के आसपास लोगों को जो है अगर चाहे भी तो वो लोग उसको खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो वहाँ पे खूब फले फूलेगा। क्यों? उसको सब कुछ मिल रहा है खाने को, चूहा मिल रहा है, ये सब अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, वैरायटी मिल रही है, तो खूब फले फूलेगा वहाँ पे। तो ऐसी स्पीसीज को कहते हैं इन्वेजिव स्पीसीज, जो हो सकता है उस जगह की ना हो, कहीं बाहर से आई हो, और उनका कोई भी ऐसा जो है कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो खूब जो है अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाती हैं और आसपास की जो चीज़ें हैं उनकी पॉपुलेशन को ख़त्म कर देती हैं और इकोलॉजी को एकदम ही डिस्टर्ब कर देती हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं इन्वेजिव स्पीसीज। तो लेंटाना कामरा भी जो है ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है, जो कि आई थी हमारे इंडिया में सेंट्रल और साउथ अमेरिका से। ठीक है, तो ये इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? महासागरीय अम्लीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि ओशन एसिडिफिकेशन। तो यह महासागर के पीएच के मान में वृद्धि को संदर्भित करता है। ठीक है, इससे महासागर के कार्बोनेट आयनों की मात्रा में कमी आती है। देखिए, ओशन रिफर्स टू इंक्रीज इन पीएच वैल्यू। देखिए, एसिड का मतलब क्या होता है, ये सिंपल से केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे आपको कोई यूपीएससी का मतलब जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट है वो नहीं। तो आप ऐसे पीएच वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, कोई भी जो केमिकल होती है ना सबकी पीएच वैल्यू होती है। तो पीएच वैल्यू कोई भी न्यूट्रल चीज होती है तो उसकी 0 होती है। ठीक है, जैसे जो सॉल्ट होते हैं, और अगर 7 होती है, और अगर 7 से बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब वो चीज़ बेसिक होगी, और उससे कम है तो अम्लीय होगी, यानी कि एसिडिक होगी। ठीक है, 0 से यहाँ 14 तक। आई एम नॉट श्योर कि 14 ही होता है, आई थिंक हाँ 14 ही तक होता है। तो ये बात हो गई इसकी पीएच की। तो अब 0 से 7 के बीच में होगा तो वो एसिडिक होगा। इसमें बोल रहा है पीएच मान में वृद्धि से संदर्भित। देखिए, वृद्धि होगी तो बेसिक में चला जाएगा ना, एसिडिक कहाँ से होगा? तो गलत बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो है पहला रॉन्ग हो गया, तो हमें दो इसमें और इसमें से बताना है कौन सा। तो इस फिर सेकेंड बोल रहा है इससे महासागर में कार्बोनेट आयनों की मात्रा में कमी आती है। हाँ, देखिए ये बात बिल्कुल इसने सही बोली। देखिए, कार्बोनेट आयनों की मात्रा में कमी आती है। क्यों ऐसा होता है कि आप जानते हैं कि जब अम्लीय हो रहा है तो क्यों हो रहा है? जो हमारा ओशन है वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहा है। इन्वायरमेंट में कार्बन बढ़ रहा है, बारिश हो रही है, तो वो सारे जो कार्बन है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वो आ रही है ओशन में। और ओशन क्या कर रहा है, उसमें जो अलग अलग उसके केमिकल हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें, अलग जो एलिमेंट्स हैं उनसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और इसको वो एक कार्बोनेट जो होता है, कार्बोनेट क्या होता है, वो होता है एसिडिक होता है कार्बोनेट। सिंपल सी बात है, जब वो कार्बन उसमें इंक्रीज होगा तो कार्बोनेट आयंस बनाएगा जो कि एसिडिक होते हैं इन नेचर। ठीक, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही बात बोल रहा है। जो महासागर में कार्बन आयन की मात्रा में कमी आ जाती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। देखिए, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो जाते हैं, कार्बोनेट आयन जो है यहाँ पे देखिए, सॉरी मैंने यहाँ पे गड़बड़ बोल दिया। जो कार्बोनेट आयन है इसमें ये जो है इसके डिक्रीज हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे। हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो ये बेसिक केमिस्ट्री है, तो उसकी वजह से उसका पीएच का जो है वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? मैब, यानी कि ये जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोला है इसका उद्देश्य मानव के रहने योग्य आधारभूत वातावरण सुनिश्चित करते हुए जीवमंडल पर मानव जनित प्रभाव का आकलन करना। लीमा कार्य योजनाओं में मैब रणनीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्रवाई का एक व्यापक
समुच्च सम्मिलित है। हाँ जी, देखिए ये जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है, जो पहला स्टेटमेंट बोला है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मेन काम ये होता है कि जो एंथ्रोपोजेनिक इंसानों की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है बायोस्फीयर पे, तो उसकी वजह से जो बेसिक ह्यूमन लाइबिलिटी इन्वायरमेंट है वो ना गड़बड़ हो, तो इसका मेन पर्पज़ यही होता है। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, अक्सर आप सुनते होंगे कि वो मैप के यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंतर्गत डाले गए हैं, ठीक। और साथ ही साथ इसका जो लीमा एक्शन प्लान है, उसने एक रोड मैप टाइप तैयार कर रखा है कि किस तरह से हमको मैप की स्ट्रेटेजी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल रटने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है। आप नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को यदि देखें तो इसमें इसका एम है टू अचीव एटलीस्ट 20% रिडक्शन इन PM10 एंड PM2.5 कंसंट्रेशन बाई 2024, कीपिंग 2017 एज अ बेस ईयर। बिल्कुल सही बात है, ठीक। फिर नेक्स्ट बोला द प्रोग्राम envisages establishing मॉनिटरिंग स्टेशन इन बोथ सिटीज़ एंड रूरल एरिया। हाँ जी, देखिए इसका मेन पर्पज़ है कि जो सिटीज़ हैं और रूरल एरिया सब जगह पे इसको इम्प्लीमेंट कराना है और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करना, मतलब इन्वायरमेंट एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जो कि बोल रहा है कि उपयुक्त पहलों में से कौन सी विश्व बैंक और विश्व पर्यावरण सुविधा के तत्वाधान के प्रारंभिक की गई, यानी कि वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी पे बेस्ड है। तो देखिए ये आपको पता होगा, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। GTI जो है ये वर्ल्ड बैंक और ये इन दोनों केजेस में काम करता है, ना कि ये नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस डिस्कशन के। तो इसमें बोला जा रहा है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। तो देखिए जो बायोफ्यूल है, आप जानते हैं बायोफ्यूल क्या होता है, जो बायोमास से बनाया जाता है, तो मेनली एथेनॉल और जो भी होता है, तो उनको इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 जनरेशन। और 3 जनरेशन किस पे डिपेंड करती हैं कि किस चीज़ से बनाई जा रही है, ठीक है। यही फर्स्ट जनरेशन देखा जाए तो फर्स्ट जनरेशन में हो गया कि नॉर्मल जो फूड सोर्स हो गया, अपने गेहूं से बना रहे हैं, ठीक है, चावल से बना रहा है, तो ये नॉर्मल जो इंसान कंज्यूम करता है, शुगर से बनाया जा रहा है, तो वो हो गया फर्स्ट जनरेशन। फिर वही सेकेंड जनरेशन में हो गया कि ऐसा बायोमास जो कि नॉन एडिबल है, जो इंसान खा नहीं सकता है, ठीक है। तो चाहे वो वेस्टेज फूड क्रॉप हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो जो कि कंज्यूम नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद हो गया अभी थर्ड जो है क्या कहते हैं, थर्ड बायोफ्यूल जो है जनरेशन बायोफ्यूल भी आया है। तो इसमें जो स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि पहला दे आर कल्चरेबल एज फ्यूल विच कैन बी डिराइव फ्रॉम फूड सोर्स। तो पहला ये तो गलत हो गया क्योंकि ये फर्स्ट की बात कर रहा है, ठीक है। ये ईंधन के रूप में संवर्धित किया जाता है और ये खाद्य स्रोत से व्युत्पन्न हो सकते हैं, तो ये गलत हो गया। फिर सेकेंड बोल रहा है इसे खाद्य उत्पादन के लिए अनुपयुक्त भूमि पर जो है उगाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात, अनसूटेबल लैंड पे। इसमें इनसे ईंधन की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे डीजल, पेट्रोल, जेट इंजन या विनिर्माण किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, आपको पता है इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है जो बायोफ्यूल्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2 and 3। तो हमारा डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।